बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तो लास्ट क्लासेस के अंदर हम शॉर्ट रन इक्विलिब्रियम की बात कर रहे थे। परफेक्ट कंपटीशन में हमने तीन सिचुएशंस या तीन केसेस क्या कर लिए, डील कर लिए। नॉर्मल प्रॉफिट, सुपर नॉर्मल प्रॉफिट एंड सब नॉर्मल प्रॉफिट। तो आज की क्लास में इसमें एक आखिरी पॉइंट रह गया है, वो डिस्कस करना है आपसे। वो आखिरी पॉइंट क्या है कि फर्म शट डाउन कब होगी परफेक्ट कंपटीशन। जब कब फर्म ये डिसाइड करेगी कि उसे शट डाउन करना चाहिए परफेक्ट कंपटीशन। शटडाउन पॉइंट इन परफेक्ट कंपटीशन, तो आपके ख्याल में क्या है, बताइए सब लोग प्लीज। एक फर्म को शटडाउन कब करना चाहिए परफेक्ट कंपटीशन में, या शटडाउन करने का फैसला कब करना चाहिए परफेक्ट कंपटीशन। इस बात का मुझे जवाब। ठीक है जी। अच्छा, पहला जवाब आया जब बैंकरप्ट हो जाए, दूसरा जवाब आया जब फिक्स कॉस्ट का भी खर्चा ना निकाल सके, तीसरा जवाब आया जब सरवाइव नहीं कर पा रहे। अच्छा, इसमें दो इंटरेस्टिंग जवाब हैं, वो अच्छे हैं। एक जवाब है फिक्स कॉस्ट का खर्चा ना निकाल पाए, और दूसरा जवाब है लॉस। ऑब्वियसली कभी जब भी कोई भी बिजनेस बंद कब होता है, जब वो लॉसेस बर्दाश्त कर रहा हो। लेकिन क्या लॉसेस इमीडिएटली लॉस फेस करते हुए बिजनेस बंद जाते हैं? मतलब कुछ लॉसेस काबिले बर्दाश्त होते हैं और कुछ लॉसेस काबिले बर्दाश्त नहीं होते। मतलब लॉस का एक लेवल होता है जो आपके लिए काबिल बर्दाश्त नहीं होगा। तो जब लॉस आपके लिए काबिल बर्दाश्त नहीं होगा तो आप बिल्कुल बिजनेस बंद करने का फैसला कर लोगे। जब तक आप लॉसेस बर्दाश्त कर सकते हो तो आप बिजनेस शट डाउन नहीं करोगे। लेकिन जिस पॉइंट पर लॉसेस आपके लिए नाकाबिले बर्दाश्त हो गए तो ऑब्वियसली आप शट डाउन करने का फैसला करोगे। अब हमें सोचना ये है कि कब तक हमारे लिए लॉसेस काबिल बर्दाश्त हैं और कब तक हमारे लिए लॉसेस, और वो कौन सा पॉइंट होगा जहां से लॉसेस हमारे लिए अब काबिल बर्दाश्त नहीं रहेंगे। अगर हम ये डिसाइड कर पाते हैं तो हम शटडाउन पॉइंट को डिसाइड कर लेंगे। क्या कहते हैं आप सब लोग, बताइए। ऐसा ही है, बोलिए सब लोग। क्या ऐसा है बेटा? तो अब आप बताइए जनाब कि लॉस क्या होता है। सबसे पहले बताइए व्हाट इज लॉस। बाय द वे, लॉस किसको कहते हैं? व्हाट इज लॉस? लॉस कहते हैं आपके रेवेन्यू इस काबिल ना हो कि वो आपकी कॉस्ट को रिकवर कर सके। ऐसा ही है ना? जब रेवेन्यू आपकी कॉस्ट से लेस देन हो, जब रेवेन्यू इतने सफिशिएंट ना हो कि वो आपकी कॉस्ट को एब्जॉर्ब कर सके। मतलब अगर आपके रेवेन्यू इतने हैं कि उसमें आपकी कॉस्ट कवर हो जाती है, और कॉस्ट कवर करने के बाद जो बचेगा वो क्या है? प्रॉफिट है। या अगर कॉस्ट पूरी कवर हो जाती है तो फिर इसका मतलब क्या है? आप ब्रेक इवन पर हैं। और अगर कॉस्ट कवर नहीं हो पाती, रेवेन्यू कॉस्ट से भी कम है, तो जो कॉस्ट का हिस्सा आप अपने रेवेन्यू के जरिए कवर नहीं कर पाए, वही तो आपका लॉस बनता है ना। Loss is the portion of costs that are not covered by what? Revenues. लॉस आपकी कॉस्ट का वो हिस्सा है जिसको आपका रेवेन्यू कवर नहीं कर पा रहा। यस और नो? तो लॉस असल में किस चीज का हुआ है? आपको आपके लगाए हुए पैसे का हुआ है। जो कॉस्ट आपने खर्च की है उसका लॉस हुआ है। ऐसा मानते हैं सब लोग? तो अब सवाल यही है ना यहाँ पर कि कॉस्ट का कितना हिस्सा जब रिकवर ना हो पाए तो मेरे लिए वो लॉस नाकाबिले बर्दाश्त हो जाएगा। सवाल ये, इस सवाल से ही मैं बात आगे लेके चलना चाह रहा हूं ना आप सबके साथ। तो टॉपिक क्या है फिर आज का? तो टॉपिक आज का है बेटा हमारा शट डाउन पॉइंट इन परफेक्ट कंपटीशन। तो लगा लें आप भी हेडिंग बेटा।
shutdown point in perfect competition. ठीक है जी. A firm operating in perfect competition will shut down when it is unable to recover its variable cost or its loss become becomes greater than its fixed cost. क्या मतलब? A firm operating in perfect competition will shut down when it is unable to recover its variable cost or its loss becomes greater than its fixed cost. अभी रोहान ने कहा कि जब फिक्स कॉस्ट हम रिकवर नहीं कर पा रहे होंगे या फिक्स कॉस्ट जब हमें नहीं रिकवर हो रही होगी, ऐसा ही है ना? तो भाई आप शायद भूल गए, फिक्स कॉस्ट नहीं वेरिएबल कॉस्ट बेटा, फिक्स कॉस्ट नहीं वेरिएबल कॉस्ट. क्यों? फिक्स कॉस्ट तो आप जीरो आउटपुट पे बर्दाश्त करने के लिए तैयार हो. ये तो वो कॉस्ट है जो आपको हर हाल में बर्दाश्त करनी, जब आउटपुट जीरो तब भी ये कॉस्ट बर्दाश्त आप कर रहे हो. तो इसका मतलब क्या हुआ? जिस कॉस्ट को आपने हर हाल में बर्दाश्त करना है उसके उसके बराबर तक तो आप लॉस बर्दाश्त कर लोगे. क्या कहते हो बेटा? रोहन जरा अपनी बात पे गौर करना. यानी फिक्स कॉस्ट वो कॉस्ट है जो हमारा बिजनेस जीरो लेवल ऑफ आउटपुट पे भी बर्दाश्त करने के लिए तैयार बैठा हुआ है ना. माइंड यानी फिक्स कॉस्ट के बारे में माइंडसेट तो यही कि बर्दाश्त करनी ही करनी है, कुछ भी हो जाए, फिक्स कॉस्ट तो निकालनी निकालनी है. तो आपके रेवेन्यूज इस काबिल भी ना रहे कि वो आपको आपकी वेरिएबल कॉस्ट रिकवर करके दे सके. ये असल में शटडाउन पॉइंट है. ठीक है. अब इसका मतलब क्या है? इफ लॉस is less than fixed cost, if loss is less than equal to, अगर लॉस जो है वो लेस देन इक्वल टू है किसके? फिक्स कॉस्ट के. द फर्म will not shut down. फर्म शट डाउन नहीं करेगी because a firm is ready to bear
fixed cost even at zero level of output. ठीक है जी, ये आपका पॉइंट हो गया। शटडाउन पॉइंट इंडिकेशंस, शटडाउन पॉइंट की इंडिकेशंस क्या होंगी? नंबर 1, your total revenue is less than your total variable cost. आपका टोटल रेवेन्यू टोटल वेरिएबल कॉस्ट से लेस देन हो जाए। इसी बात को एक और तरीके से बोला जा सकता है, वो क्या है? मींस योर एवरेज रेवेन्यू इज लेस देन एवरेज वेरिएबल कॉस्ट, और प्राइस P इज लेस देन एवरेज वेरिएबल कॉस्ट। जब आपका प्राइस लेवल जो है वो एवरेज वेरिएबल कॉस्ट से भी नीचे आ जाए। यस और नो? रिस्पॉन्स दें। और नंबर 3 इंडिकेशन क्या है? मतलब एक ही बात को मुख्तलिफ तरीकों से बोलने का अंदाज। और नंबर 3 इंडिकेशन क्या है? योर टोटल लॉस इज ग्रेटर देन योर टोटल फिक्स कॉस्ट। या योर एवरेज लॉस इज व्हाट? ग्रेटर देन योर एवरेज फिक्स कॉस्ट। जवाब दें बेटा, रिस्पॉन्स दें। AL मतलब एवरेज लॉस। क्या कहेंगे इस बात? ये की पॉइंट्स है आपके सामने सारे के सारे, और ये MCQs में कवर हो सकते हैं इस तरीके से। अच्छा, आइए अब इस बात को ग्राफिकली समझते हैं। लेकिन ग्राफिकली इस बात को समझाने से पहले आपको वो डायग्राम याद होना चाहिए जिसमें एक ही डायग्राम में हमने एवरेज कॉस्ट, एवरेज वेरिएबल कॉस्ट, मार्जिनल कॉस्ट और एवरेज फिक्स कॉस्ट को बनाया था, जिसके जरिए हमने रिलेशनशिप समझाया था। किसका बताइए? तो जब भी आप इस डायग्राम को बनाएंगे तो पहले आपको वो डायग्राम याद होना चाहिए। कौन सा डायग्राम? और वो डायग्राम आपको रफ भी ड्रॉ करना आना चाहिए, जो हमने डेटा के साथ ड्रॉ किया था। ये एवरेज कॉस्ट हमने ऊपर से फॉल करवाई थी, और ये फिर स्लो रेट पे राइज हुई थी। अगर आपको याद, ये डायग्राम किसका था? एवरेज कॉस्ट का, अगर आपको याद। ठीक है, उसके बाद
हमने कहा था एवरेज वेरिएबल कॉस्ट जो है वो एवरेज कॉस्ट और एवरेज वेरिएबल कॉस्ट का डिस्टेंस जो है वो कम से कम हो सकता है, लेकिन कभी ये दोनों आपस में इंटरसेक्ट नहीं कर सकते, अगर आपको याद हो सारी बात। तो एक लाइन क्या हो गई, एवरेज कॉस्ट हो गई, और एक लाइन क्या हो गई, एवरेज वेरिएबल कॉस्ट हो गई। ठीक है, फिर इनका मार्जिनल कॉस्ट रिलेशनशिप क्या था? मार्जिनल कॉस्ट सबसे पहले इंटरसेक्ट करेगा एवरेज वेरिएबल कॉस्ट को उसके मिनिमम पॉइंट पर, फिर उसके बाद इंटरसेक्ट करेगा एवरेज कॉस्ट को उसके मिनिमम पॉइंट पर। अभी अगर सारे पॉइंट्स आपको याद है तो बात बन जाएगी बेटा। यस और नो रिस्पॉन्स तो दो ना मुझे यार। ये मैं डायग्राम रिवाइज करवा रहा हूँ, मजबूरी है मेरी कि आप पता नहीं, अब पीछे ले जाऊं मैं डायग्राम दोबारा दिखाऊं, इससे बेहतर है मैं एक रफ डायग्राम बना के आपको चीज याद करवा दूं। तो ये अगर आता आपका, ये हमारे डेटा में आउटपुट नंबर 6 था और ये आउटपुट नंबर 7 था। 6 पर हमारी एवरेज वेरिएबल कॉस्ट मिनिमम थी और 7 पर हमारी एवरेज कॉस्ट मिनिमम थी। और मुझे याद है इसकी वैल्यू 120 बन रही थी, इसकी वैल्यू 170 बन रही थी, जो डेटा हमारे पास हमने लिया था। अगर आपको भी याद हो तो अच्छी बात है, बहुत अच्छी बात है। लेकिन कुछ बातें काबिल गौर है, और काबिल गौर बातें क्या है, इसके बारे में एमसीक्यूज आ सकते हैं। जिस पॉइंट पर एवरेज वेरिएबल कॉस्ट मिनिमम होती है, उस पॉइंट पर एवरेज कॉस्ट जो है वो फॉल कर रही होती है। ठीक है, वो स्टिल फॉल कर रही होती है। और जिस पॉइंट पर एवरेज कॉस्ट मिनिमम होती है, उस पॉइंट पर एवरेज वेरिएबल कॉस्ट राइज कर रही होती है। ये एग्जामिनर आपसे पूछ सकता है, फिर रिपीट कर रहा हूं। जिस पॉइंट पर एवरेज वेरिएबल कॉस्ट मिनिमम है, उस पॉइंट पर एवरेज कॉस्ट फॉल कर रही है। और जिस पॉइंट पर एवरेज कॉस्ट मिनिमम है, उस पॉइंट पर एवरेज वेरिएबल कॉस्ट राइज कर रही है। यस और नो? रिस्पॉन्स दो भाई, रिस्पॉन्स दो। ठीक है, क्या कहते हैं आप उसको? ऐसा ही है ना? ये डायग्राम याद है सब लोगों को? अच्छा, अब मैं इसको, तो ये तो मैंने रफ बनाया था, अगर आपको बनाना है तो जल्दी से बना ले। रफ आपको बनाना आना चाहिए, ये रिलेशनशिप डिफाइन करना आपको आना चाहिए। अच्छा जी, अब आप क्या करते हैं बेटा, ये मैं इसको रिमूव कर रहा हूँ। अब मेनली मेरा मकसद जो है यहाँ पे क्या दिखाना है, मेन मकसद तो शट डाउन पॉइंट दिखाना है। ठीक है, मेरा मेन काम यहाँ पे शट डाउन पॉइंट वर्कआउट करना। ठीक है, अब आप सब जानते हैं प्राइस किस तरह तय हो रही है, वो बताने की अब आपको जरूरत नहीं है। तो ये प्राइस हमें मिल गई, एक्स एक्सिस पे क्या प्लॉट कर रहे हैं हम, आउटपुट। वाई एक्सिस पे हम क्या प्लॉट कर रहे हैं, प्राइस, एवरेज रेवेन्यू, मार्जिनल रेवेन्यू। और क्या प्लॉट कर रहे हैं, एवरेज कॉस्ट, एवरेज वेरिएबल कॉस्ट, और साथ में क्या प्लॉट कर रहे हैं, मार्जिनल कॉस्ट। ये लेबलिंग बड़ी जरूरी होती है बेटा। तो हमने कहा ये प्राइस है, यही आपका डिमांड कर्व है, यही आपके लिए मार्जिनल रेवेन्यू है, यही आपके लिए एवरेज रेवेन्यू है। यस और नो? रिस्पॉन्स प्लीज। ऐसा ही है। अच्छा जी, अब
आउटपुट डिटर्मिनेशन पॉइंट, देखिए इक्विलिब्रियम दिखाना है तो आउटपुट डिटर्मिनेशन पॉइंट दिखाना होगा। क्या है बोलिए, आउटपुट डिटर्मिनेशन पॉइंट वही है जहां पर मार्जिनल कॉस्ट राइज करते हुए कट करे किसको, मार्जिनल एवरेज रेवेन्यू को नहीं बेटा, मार्जिनल कॉस्ट और मार्जिनल रेवेन्यू का ताल्लुक है आपस में, यही तो मिस्टेक्स हो जाएंगी एग्जामिनेशन में। मार्जिनल कॉस्ट कट करे मार्जिनल रेवेन्यू को, जिस पॉइंट पर मार्जिनल कॉस्ट कट करेगा राइज करते हुए मार्जिनल रेवेन्यू को, वो हमारा आउटपुट डिटर्मिनेशन पॉइंट है। तो इधर हमें मिल गया आउटपुट ओ एम हमेशा की तरह। अब ये और बात है कि आप कंफ्यूज हो रहे हो कि इस बार मार्जिनल रेवेन्यू और रेवेन्यू बराबर है, लेकिन ये मैं बार बार मार्जिनल रेवेन्यू क्यों बोल रहा हूँ, क्योंकि आगे जाके एवरेज रेवेन्यू और मार्जिनल रेवेन्यू बराबर नहीं रहेंगे, लेकिन ये कंडीशन सेम रहेगी। तो हमेशा आप मार्जिनल रेवेन्यू याद रखो बेटा, कि जिस पॉइंट पर मार्जिनल कॉस्ट राइज होते हुए, क्योंकि ये मैं आपको डेरिवेटिव के रेफरेंस से बता चुका हूँ कि भाई जहां पर मार्जिनल प्रॉफिट जीरो होगा वहां टोटल प्रॉफिट मैक्सिमम होगा। और मार्जिनल प्रॉफिट कैसे निकलता है, मार्जिनल रेवेन्यू और मार्जिनल कॉस्ट के डिफरेंस से। तो जब मार्जिनल रेवेन्यू मार्जिनल कॉस्ट के बराबर होगा तो वही मार्जिनल प्रॉफिट जीरो होगा ना। इस बात को दिमाग में अच्छी तरह रखो ना, कि अल्टीमेट एम क्या है, प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन। हम आउटपुट उतना बनाएंगे जितना जहां पर हमारा मार्जिनल प्रॉफिट जीरो होगा। सही है जी। अब हमें लॉ, एक बात तो है कि एक बात तो है कि हमें शटडाउन पॉइंट में क्या दिखाना है बेटा, एक बात तो तय है कि हमें शटडाउन पॉइंट में क्या दिखाना है, लॉस दिखाना है। ये बात तय है कि नहीं। तो हम लॉस दिखा देते हैं शटडाउन पॉइंट में। ये बना दिया हमने एवरेज कॉस्ट। अब आउटपुट ओ एम पर हमारी एवरेज कॉस्ट कितनी है, उसके लिए क्या करेंगे हम, इस वाली लाइन को परपेंडिकुलर बना के ले जाएंगे ऊपर और टच करेंगे किससे, एवरेज कॉस्ट की लाइन से, कर्व से। और एवरेज कॉस्ट को मेजर कर लेंगे इन टर्म्स ऑफ वाई एक्सेस, वाई एक्सेस पे परपेंडिकुलर लेकर, और इसको नाम दिया किस चीज का, एस और टी का। ठीक है, तो ये तो बिल्कुल कल वाला लॉस आ गया, इसमें तो कोई फर्क ही नहीं है। और ये पॉइंट जो है, इस पॉइंट का वैसे इक्विलिब्रियम से कोई ताल्लुक नहीं है, लेकिन ये मार्जिनल कॉस्ट और एवरेज कॉस्ट के रिलेशनशिप को शो करता है कि जिस पॉइंट पर मार्जिनल कॉस्ट राइज होते हुए कट करता है किसको, एवरेज कॉस्ट को, वो पॉइंट एवरेज कॉस्ट का मिनिमम पॉइंट होता है। इसका वैसे इक्विलिब्रियम से कोई ताल्लुक नहीं, लेकिन रिलेशनशिप का ख्याल रखना है हमने। अब देखें, इसका मतलब ये हुआ कि शटडाउन पॉइंट दिखाने के लिए मुझे बुनियादी तौर पे जो डायग्राम बनाना है वो कौन सा बनाना है, लॉस वाला बनाना है। यस और नो, क्या कहते हैं। लेकिन अब अगर उस लॉस वाले डायग्राम में मैं एक चीज और बना दूं, वो चीज क्या है, एवरेज वेरिएबल कॉस्ट, तो फिर वो शटडाउन पॉइंट दिखाई देगा। तो अब क्या करें आप, अब आप एवरेज वेरिएबल कॉस्ट एग्जैक्टली यहां बनाए जहां पर आपकी एवरेज रेवेन्यू है, और यहां से आप एवरेज वेरिएबल कॉस्ट को राइज होता हुआ दिखाएं।
ठीक है जी। तो आपने बना लिया अगर एवरेज वेरिएबल कॉस्ट कर्व, ठीक है, और इस पॉइंट को आपने क्या नाम दिया था, ई पॉइंट। अब आप क्या कर लें, ये जो आपका लॉस वाला एरिया है इसको आप शेड कर दें, कि लॉस है आपका। लेकिन इस लॉस की सबसे खास बात है, ये लॉस क्या है, ये आपका लॉस भी है, और यहां पर आपका लॉस जो है बराबर है टोटल फिक्स कॉस्ट के, ठीक है। और ये जो आपका दूसरा वाला बॉक्स है, वहां पर आपका जो टोटल रेवेन्यू है वो बराबर है आपकी टोटल वेरिएबल कॉस्ट के। अब इस बात को जितने लोग समझ पाए हैं वो मेरी बात को समझ पाएंगे। अब मैं बोलना ये चाह रहा हूँ कि मैं इस तरह शटडाउन पॉइंट इंडिकेट कर रहा हूँ कि मैं ये बोलना चाह रहा हूँ अगर प्राइस जो है वो इससे थोड़ी सी भी नीचे आएगी तो इसका मतलब ये होगा, प्राइस थोड़ा सा भी नीचे आने से ये होगा कि हम हमारा रेवेन्यू इस काबिल नहीं रहेगा कि वो हमारी वेरिएबल कॉस्ट को रिकवर कर पाए। कुछ समझे या नहीं समझे बात को? तो प्राइस अगर इससे थोड़ा सा भी नीचे आई तो हमारे लॉस में वेरिएबल कॉस्ट का एलिमेंट भी क्या हो जाएगा, शामिल हो जाएगा बेटा। क्या आप मेरी बात समझ पा रहे हैं, जो मैं बात आपको समझाना चाह रहा हूँ? तो आइए जिस तरह हम बाकी चीजों को इलस्ट्रेट करते हैं हम इसको भी इलस्ट्रेट कर लेते हैं, कोई इसमें इशू वाली बात ही नहीं है, ठीक है। अब आप सब मुझे बताइएगा, आप सब रिस्पांस दीजिएगा, हम इसको शुरू करते हैं यहाँ से। इलस्ट्रेशन इसकी लेते हैं हम, देखिए सबसे पहले बताइए वही आपसे पुराना सवाल, प्राइस। जवाब बड़ा सिंपल है सर, वाई एक्सेस पर, बताया ना भाई आप लोग, कल अगर आपने सीखा तो आप बताएंगे मुझे, वाई एक्सेस पर ओ से लेकर पी तक का फासला क्या है, प्राइस है। यस और नो? आउटपुट एक्स एक्सिस पर ओ से लेकर एम तक का फासला क्या है, आउटपुट है। यस और नो? जवाब दीजिए। मार्जिनल रेवेन्यू बराबर है मार्जिनल कॉस्ट के, और ये पॉइंट आउटपुट से मेजरमेंट करें कि आउटपुट वाला परपेंडिकुलर कहां कट करता है मार्जिनल रेवेन्यू को, ये कट कर रहा है, और कहां कट कर रहा है मार्जिनल कॉस्ट को, रेड लाइन को, ये कट कर रहा है। एम से लेकर ई तक का फासला। यस और नो? रिस्पॉन्स दीजिएगा। अच्छा जी, ओके, कोई मसला नहीं है। एवरेज रेवेन्यू निकाल लीजिए, एवरेज रेवेन्यू जो कि हमेशा बराबर होगा प्राइस के, ठीक है। और प्राइस जो है वो चाहे ओ से पी तक मेजर करें चाहे एम से लेकर ई तक मेजरमेंट करें, मेजरमेंट सेम रहेगी। सब जवाब दें। अच्छा जी, उसके बाद अब आप मेजरमेंट करें किसकी, एवरेज कॉस्ट। तो एवरेज कॉस्ट जो है वो आपका, आप सब जानते हैं, वो टोटल आपकी जो एवरेज कॉस्ट है वो क्या है। अब ये परपेंडिकुलर वाली लाइन ले जाएं, जहां पे जाके कट कट करे किसको, एवरेज कॉस्ट। तो सब बताएंगे एम से लेके टी तक का फासला क्या, एवरेज कॉस्ट है। अच्छा, आप सब जानते हैं एवरेज कॉस्ट के दो हिस्से होते हैं, एवरेज वेरिएबल कॉस्ट प्लस एवरेज
फिक्स कॉस्ट, यस और नो, बोले रिस्पॉन्स करें। तो अगर एम टी एवरेज कॉस्ट है तो एम से लेकर ई तक का हिस्सा एवरेज वेरिएबल कॉस्ट है और ई से लेकर टी तक का हिस्सा जो है वो क्या है, एवरेज फिक्स कॉस्ट है ना। अगर एवरेज कॉस्ट एम टी में से एवरेज वेरिएबल कॉस्ट एम ई माइनस कर ली जाए तो डिफरेंस जो गैप है वो किसके बराबर है, ये पूरा गैप एवरेज फिक्स कॉस्ट के बराबर है। यस और नो बेटा, प्लीज रिस्पॉन्स। तो एम ई एवरेज वेरिएबल कॉस्ट, रिस्पॉन्स प्लीज। और ई टी क्या है, एवरेज फिक्स कॉस्ट। तो आपकी एवरेज कॉस्ट के दो कंपोनेंट होगा। नाउ वर्क आउट व्हाट एवरेज प्रॉफिट। नाउ व्हाट इज एवरेज प्रॉफिट, एवरेज प्रॉफिट इज व्हाट, एवरेज रेवेन्यू माइनस एवरेज कॉस्ट। अच्छा जी, एवरेज रेवेन्यू क्या है आपके पास, एवरेज रेवेन्यू आपके पास है बेटा क्या, एम ई माइनस एवरेज कॉस्ट क्या है, एम टी। और आप सब जानते हैं एम टी के दो कंपोनेंट है, एम ई माइनस एम ई प्लस ई टी। लेकिन जब मैं ब्रैकेट क्या करूंगा, माइनस से मल्टीप्लाई कर दूंगा तो क्या होगा, एम ई माइनस एम ई और माइनस। तो बेटा क्या हुआ, एम ई से एम ई क्या हो गया, कैंसिल हो गया। तो आपका एवरेज प्रॉफिट जो है वो प्रॉफिट नहीं है बल्कि लॉस है, और वो लॉस है माइनस का ई टी। यस और नो, इट मीन्स दैट योर एवरेज लॉस इज इक्वल टू एवरेज फिक्स कॉस्ट। आपका एवरेज लॉस एवरेज फिक्स कॉस्ट के बराबर है। यस और नो, आपका एवरेज लॉस एवरेज फिक्स कॉस्ट के बराबर है। अगर ये लॉस थोड़ा सा भी इससे इंक्रीज हो गया तो फर्म शट डाउन कर जाएगी। यस और नो, रिस्पॉन्स दें, क्या बात आप तक पहुंच रही है बेटा, जो मैं आपको समझाना चाह रहा हूँ। अच्छा जी, अब उसके बाद बात करते हैं किस चीज की, टोटल रेवेन्यू। टोटल रेवेन्यू आप सब जानते हैं बराबर है एवरेज रेवेन्यू मल्टीप्लाइड बाय आउटपुट। रिस्पॉन्स, तो आपने कहा एवरेज रेवेन्यू आपके पास है ओ ओ एम ई या ओ पी, मल्टीप्लाई करते हैं आउटपुट ओ एम से, तो वही जो आपका रटा रटाया आंसर आ जाएगा जो आप रट गए हैं अब तो। लेकिन देखें, पहचान होनी चाहिए, एम से लेकर ई तक का फासला मल्टीप्लाई बाय ओ से लेकर एम तक का फासला, ओ पी ई एम। यस, ओ पी ई एम इज योर टोटल रेवेन्यू। भाई बाकी लोग क्यों नहीं बोल रहे, नाउ यस, टोटल कॉस्ट। टोटल कॉस्ट आप सब जानते हैं बराबर है एवरेज कॉस्ट मल्टीप्लाइड बाय आउटपुट। सब जानते हैं एवरेज कॉस्ट क्या है, एम से लेके टी तक का फासला मल्टीप्लाई बाय आउटपुट। तो ओ एस टी एम, ओ एस टी एम इज योर टोटल कॉस्ट। जवाब दो भाई। और आप सब जानते हो टोटल कॉस्ट बराबर है टोटल वेरिएबल कॉस्ट प्लस टोटल फिक्स कॉस्ट। और टोटल वेरिएबल कॉस्ट आप कैसे निकाल सकते हो, एवरेज वेरिएबल कॉस्ट मल्टीप्लाइड बाय आउटपुट प्लस एवरेज फिक्स कॉस्ट
मल्टीप्लाइड बाय आउटपुट। रिस्पॉन्स करो बेटा, आप सबका भरपूर रिस्पॉन्स चाहिए। तो अब जरा आप गौर से देखो, एवरेज वेरिएबल कॉस्ट क्या है, एम ई, आउटपुट क्या है, ओ एम, तो ओ पी ई एम, तो ओ पी ई एम ही क्या बन जाएगा बेटा आपका, टोटल वेरिएबल कॉस्ट प्लस। अच्छा जी, अब जाहिर सी बात है आउटपुट तो हमारा ओ एम है, लेकिन इसके लिए एवरेज फिक्स कॉस्ट के लिए हम क्या करेंगे, जैसे ओ से लेकर एम तक का फासला वही पी से लेकर ई तक का फासला है। जितना फासला हम ओ एस से लेकर एम तक मेजर कर रहे हैं वो पी से लेकर ई तक भी मेजर किया सकता है, यस और नो। तो ई टी अगर आपके लिए एवरेज फिक्स कॉस्ट है तो ई टी मल्टीप्लाई बाय आउटपुट, तो पी एस टी ई, पी एस टी ई, तो पी एस टी ई क्या बन जाएगा बेटा आपके लिए, टोटल फिक्स कॉस्ट, यस और नो। अब आइए वर्कआउट करते हैं टोटल प्रॉफिट। तो टोटल प्रॉफिट क्या है, टोटल प्रॉफिट है टोटल रेवेन्यू माइनस टोटल कॉस्ट, और टोटल रेवेन्यू क्या है, ओ पी ई एम माइनस ओ एस टी एम। और आप सब जानते हैं टोटल कॉस्ट के दो हिस्से हैं, ओ पी ई एम माइनस ओ पी एम जो कि टोटल वेरिएबल कॉस्ट है, और प्लस क्या है, पी एस टी ई। ठीक है जी, तो ओ पी ई एम माइनस ओ पी ई एम माइनस पी एस टी ई, तो आपका टोटल प्रॉफिट नेगेटिव हो गया बेटा, ओपीएम से ओपीएम कैंसिल, माइनस का पी एस टी इज योर टोटल लॉस, एंड योर टोटल लॉस इज इक्वल टू योर टोटल फिक्स कॉस्ट। आपका टोटल लॉस आपकी टोटल फिक्स कॉस्ट के बराबर है, यस और नो, रिस्पॉन्स दें। अब प्राइस थोड़ी सी नीचे हो जाएगी, ये लॉस बढ़ जाएगा, और आपका टोटल लॉस जो है वो फिक्स कॉस्ट से इंक्रीज हो जाएगा, बल्कि उसमें वेरिएबल कॉस्ट का भी कुछ पोर्शन क्या हो जाएगा, शामिल हो जाएगा। कुछ मेरी बात समझ पा रहे हैं बेटा, रिस्पॉन्स करें, यस और नो। जवाब दीजिए, क्लियर है सबको बेटा। तो उम्मीद करता हूँ बेटा आपको ये बात समझ में आई होगी सारी की सारी। तो अब मेन पॉइंट क्या, व्हाट इज शट डाउन पॉइंट। तो आपको खाली एक लाइन लिखनी है इसके नीचे कि इफ प्राइस इज रिड्यूस्ड फ्रॉम द करंट लेवल द फर्म विल शट डाउन। बस प्राइस अगर जो है इससे एक पॉइंट भी नीचे आ गई तो क्या होगा, फर्म जो है वो अपनी वेरिएबल कॉस्ट रिकवर करने के काबिल नहीं रहेगी। अभी तक तो फर्म की टोटल वेरिएबल कॉस्ट पूरी रिकवर हो रही है, लॉस फिक्स कॉस्ट के बराबर है। तो या तो लॉस फिक्स कॉस्ट से इंक्रीज कर जाए, प्राइस एवरेज वेरिएबल कॉस्ट से भी नीचे आ जाए, टोटल वेरिएबल कॉस्ट ग्रेटर देन हो जाए किससे, टोटल रेवेन्यू से। इतनी सारी बातें बोली जा सकती है, मतलब जो मैंने आपको इंडिकेशन वाले पॉइंट्स लिख दिए शुरू में इधर इस पेज पर। ये रहे सारे पॉइंट्स कि अगर टोटल रेवेन्यू लेस देन हो जाए, एवरेज रेवेन्यू लेस देन हो जाए एवरेज वेरिएबल कॉस्ट से, टोटल लॉस आपका टोटल फिक्स कॉस्ट से ग्रेटर हो जाए, मतलब उस टोटल लॉस के अंदर फिक्स कॉस्ट तो लॉस हो जाए लेकिन वेरिएबल कॉस्ट का पोर्शन भी रिकवर ना हो पाए, वो भी लॉस का पार्ट बन जाए। समझ पा रहे हैं मेरी बात।
बताइए, रिस्पॉन्स कीजिए आप सब लोग। कॉन्सेप्ट क्लियर है बेटा? तो यहाँ तक सारी बात क्लियर हो गई। जी बिल्कुल, अगर आपका लॉस लॉस अगर फिक्स कॉस्ट से बढ़ जाता है, ये तो मैंने मुख्तलिफ टर्म में बात की है, आमतौर पे बात की जाती है प्राइस वाली टर्म्स में, कि अगर प्राइस या एवरेज रेवेन्यू आपकी एवरेज वेरिएबल कॉस्ट से भी नीचे आ जाए तो ऑब्वियसली फिर आपका लॉस जो है वो फिक्स कॉस्ट से ग्रेटर हो जाएगा। तो एक ही बात को मुख्तलिफ अंदाज से मैंने बोला है। एग्जामिनर जिस तरीके से आपसे बात करे आपको बात समझ लगनी चाहिए। बताइए। सही है ना बेटा? बोलिए सब लोग। ठीक है, अब इसके अंदर आखिरी बात क्या रह गई हमारी, वो है लॉन्ग रन इक्विलिब्रियम। लॉन्ग रन इक्विलिब्रियम तो लॉन्ग रन इक्विलिब्रियम क्या है जरा बताइए। अच्छा, इसके लिए थोड़ा आप स्टडी करें लॉन्ग रन क्या है। लॉन्ग रन इज द सम ऑफ मैनी शॉर्ट रन्स। यानी जब आप बहुत सारे ईयर्स के रिजल्ट्स इकट्ठे दिखाना चाहते हैं तो आप उसको एक लॉन्ग रन कहते हैं। एक लॉन्ग रन पिक्चर दिखाना चाहते हैं आप, तो फिर उसमें एक ईयर की पिक्चर नहीं होगी, उसमें मल्टीपल ईयर्स की पिक्चर आपके सामने होगी। ठीक है, मिसाल के तौर पर जैसे एक एग्जांपल दे रहा हूं मैं आपको। सर्च करें कि आपने ईयर वन में सुपर नॉर्मल प्रॉफिट कमाया 6 लाख रुपए का। ईयर टू में आपने जीरो इकोनॉमिक प्रॉफिट कमाया, और ईयर थ्री में आपका सब नॉर्मल लॉस हो गया 6 लाख रुपए का। तो अगर मैं इन 3 साल की पिक्चर मिला के दिखाऊं तो 3 साल का जो लॉन्ग रन पिक्चर बनेगा वो क्या बनेगा, आप मुझे जवाब दें। अगर मैं 3 सालों को इकट्ठे दिखाऊं, एक साल में सुपर नॉर्मल प्रॉफिट, एक साल में नॉर्मल प्रॉफिट, एक साल में सब नॉर्मल प्रॉफिट, तो नेट रिजल्ट क्या बनेगा? नेट रिजल्ट बताओ ना यार। ईयर वन में 6 लाख का सुपर नॉर्मल प्रॉफिट, ईयर टू में जीरो इकोनॉमिक प्रॉफिट, ईयर थ्री में 6 लाख का सब नॉर्मल प्रॉफिट, तो नेट रिजल्ट क्या बना? जीरो। जबरदस्त। यस और नो? नॉर्मल प्रॉफिट जबरदस्त। बना कि नहीं बना? ऐसा ही है ना? अच्छा, अब इसमें दो सवाल है ना कि ऐसा क्यों, वो अलग बात है, पहले आप इसको समझ लें वो क्या है। इन लॉन्ग रन a firm operating under perfect
competition will only earn normal profits. ठीक है, ये लॉन्ग रन में जो फर्म ऑपरेट कर रही है परफेक्ट कंपटीशन में, वो सिर्फ क्या अर्न करेगी? नॉर्मल प्रॉफिट। लॉन्ग रन में आपको ना सुपर नॉर्मल प्रॉफिट दिखाई देंगे ना लॉसेस दिखाई देंगे। लॉन्ग रन में वो फर्म आपको सिर्फ और सिर्फ नॉर्मल प्रॉफिट्स अर्न करती हुई दिखाई देगी। ठीक है जी। एज लॉन्ग रन is the sum of many short runs and one short period supernormal profit is compensated by another short periods subnormal profits। एक बुनियादी बात आपने कर दी कि लॉन्ग रन में सिर्फ नॉर्मल प्रॉफिट को दिखाई दे रहा है, इसलिए कि लॉन्ग रन जो है वो सम है किसका? बहुत सारे शॉर्ट रन का, और एक शॉर्ट रन का, एक शॉर्ट पीरियड का सुपर नॉर्मल प्रॉफिट कंपनसेट हो जाता है किससे? दूसरे पीरियड के सब नॉर्मल प्रॉफिट से। ठीक है, अब इसके पीछे क्या वजूहात है वो अलग बात है, वो एक तफसील है, उसकी ऊपर भी मैं आखिर में आपसे बात करता हूँ। पहले हम बनाते हैं डायग्राम, और नॉर्मल प्रॉफिट का डायग्राम बनाना आपको आता है। बस जब आप लॉन्ग रन का डायग्राम बनाएं तो आपको करना क्या है? ख्याल रखना है चंद बातों का। लॉन्ग रन कॉस्ट कर्व जो है वो क्या होता है? फ्लैट होता है। शॉर्ट रन कॉस्ट कर्व जो होता है वो यू शेप होता है। इस चीज का ख्याल रखने की जरूरत है। अब सबसे पहले हम वही लाते हैं भाई, हमने एक्स एक्सिस पे क्या प्लॉट करना है? हमने एक्स एक्सिस पे आउटपुट प्लॉट करना है, वाई एक्सिस पर हमने प्राइस प्लॉट करना है, हमने एवरेज रेवेन्यू, ठीक है, और मार्जिनल रेवेन्यू प्लॉट करना है। हमने एवरेज कॉस्ट और साथ साथ एंड मार्जिनल कॉस्ट प्लॉट करना। ठीक है, सबसे पहले हमने प्राइस ड्रॉ किया। आप सब जानते हैं प्राइस किस तरह तय हो रहा है। ठीक है, और ये प्राइस ऑब्वियसली पिछले जितने भी शॉर्ट टर्म होंगे उन सब की एक एवरेज प्राइस आपके सामने आ जाएगी। ठीक है, अच्छा जी, ओके। उसके बाद क्या है? यही डिमांड कर्व है, यही मार्जिनल रेवेन्यू है, यही आपका एवरेज रेवेन्यू। अब वही आउटपुट कंडीशन वही की वही है। अच्छा, अब जो आपकी ये जो मार्जिनल कॉस्ट कर्व होगी, ये पिछले तमाम पीरियड्स की मार्जिनल कॉस्ट का एक तरह से क्या होगा? सम होगा। ऐसा ही है ना? अच्छा, अब क्या करेंगे आप उसका बिहेवियर निकाल लें। लेकिन ये जो मार्जिनल कॉस्ट कर्व बनेगा थोड़ा सा फ्लैट बनेगा। फ्लैट मतलब यानी कि इसको आप सॉसर शेप या डिस्क शेप बनाए, ऐसे।
प्लेट की तरह, कटोरी की तरह। इसको आप बोले लॉन्ग रन मार्जिनल कॉस्ट, LMC। ठीक है जी। और जिस पॉइंट पे LMC ने कट किया किसको, मार्जिनल रेवेन्यू को, वही आपका जो है वो आउटपुट डिटर्मिनेशन पॉइंट होगा। ये आ गया आपका आउटपुट, इसको नाम दिया आपने वही OM का। और ये आ गया आपका इक्विलिब्रियम पॉइंट, इसको नाम दिया आपने E का। और आप सब जानते हैं अब आपको एवरेज कॉस्ट ड्रॉ करना है, और नॉर्मल प्रॉफिट दिखाने के लिए आपको एवरेज कॉस्ट बिल्कुल यही ड्रॉ करना है। इसको भी आप बिल्कुल फ्लैट ड्रॉ करें। इसको आप क्या बोले हैं, शॉर्ट रन एवरेज कॉस्ट कर्व। ठीक है जी। शॉर्ट रन एवरेज कॉस्ट कर्व, लॉन्ग रन मार्जिनल कॉस्ट कर्व, ये आपका डायग्राम बन गया है। डायग्राम क्या है, नॉर्मल प्रॉफिट है। बस फर्क क्या है, लॉन्ग रन कॉस्ट कर्व जो, अब सुन लें फिर रिपीट कर रहा हूं, लॉन्ग रन कॉस्ट कर्व जो है वो यू शेप है, यू शेप। ठीक है, वो ज्यादा ऊपर से नीचे आता हुआ दिखाई देगा, फिर राइज होता हुआ दिखाई देगा। लेकिन लॉन्ग रन कॉस्ट कर्व जो है वो सॉसर शेप है। सॉसर समझते हैं, सॉसर किसको पता है आप में से, सॉसर क्या होता है? हाँ तो बताइए, आप में से किसको पता है सॉसर क्या होता है? भाई चाय के कप के साथ क्या होता है, आपको क्या मिलता है? चाय जब आप सर्व करते हैं, हाँ वही प्रेस जो है वो क्या है, वो सॉसर ही है ना। तो ये जो आपकी लॉन्ग रन कॉस्ट कर्व है, ये सॉसर शेप है, ये डिस्क शेप है, डिस्क, डिस्क की तरह है, सॉसर की तरह है। और जो शॉर्ट रन कॉस्ट कर्व है वो क्या है, वो यू शेप है। तो एग्जामिनर ये बात चाहेगा कि आप उसके शेप्स का ख्याल रखें। उम्मीद है बेटा आप ख्याल रखेंगे। अब आप सब जानते हैं OP क्या है, प्राइस है। OM क्या है, आउटपुट है। M से लेकर E तक का फासला मार्जिनल रेवेन्यू है। M से लेकर E तक का फासला ही मार्जिनल कॉस्ट है। M से लेकर E तक का फासला ही एवरेज रेवेन्यू है। M से लेकर E तक का फासला ही एवरेज कॉस्ट है। तो जैसे ही आप एवरेज रेवेन्यू में से एवरेज कॉस्ट माइनस करेंगे तो एवरेज प्रॉफिट क्या होगा, जीरो हो जाएगा। OPEM ही टोटल कॉस्ट है, OPM ही टोटल रेवेन्यू है। तो OPM में से OPM माइनस क्या, टोटल रेवेन्यू माइनस टोटल कॉस्ट, आपका आंसर क्या आ गया, जीरो इकोनॉमिक प्रॉफिट। अब इसको आप लिख लेंगे ना बेटा या नहीं? अच्छा, अब सवाल है ऐसा हो क्यों रहा है, इसकी लॉजिक। और अगर आप ये ना लिख पाए तो फिर मैं आपको लिखवा दूंगा, लेकिन पहले आप इस डायग्राम को इलस्ट्रेट करेंगे। अब लॉजिक क्या है, देखिए, क्योंकि जो कि परफेक्ट कंपटीशन में फ्री एंट्री और एग्जिट है ना, बड़ी आराम से लोग एंटर हो जाते हैं इस बिजनेस को करने के लिए, और बड़े आराम से इसको छोड़ देते हैं। क्या ख्याल है आपका, बताइए। अच्छा, अब क्या होता है, वो कौन सी चीज है जो आपको मुतासिर करती है किसी भी बिजनेस को करने के लिए? आप किसी भी पार्टिकुलर बिजनेस को क्यों करना चाहेंगे, बताइए। आप किसी भी बिजनेस में क्यों एंटर होना चाहेंगे? यस, प्रॉफिट्स, बेहतरीन बात, प्रॉफिट्स को देखकर। आप किसी भी बिजनेस में एंटर क्यों होते हैं? आप एक चीज देखते हैं कि फर्ज करें आपके गली मोहल्ले में घर के पास कोई बिजनेस शुरू हुआ, कोई खाने पीने की शॉप खुली जो इससे पहले कभी नहीं थी, और अचानक से वो शॉप चलना शुरू हो गई, लोगों का रश लगना शुरू हो गया, वो बिजनेस मशहूर हो गया। तो कुछ दिनों बाद आप ये देखेंगे उसके आसपास उस जैसे मजीद बिजनेस खुलना शुरू हो जाएंगे। कामयाब होते हैं नहीं अलग बात है, लेकिन खुलेंगे जरूर। क्या कहते हैं? तो जो आसपास दूसरे बिजनेस खुले हैं, हाँ भाई हुनैनुल्लाह शाम, तुम तो जानते हो कि अल फजर के आसपास, ठीक है, तो तो उसके आसपास दूसरे बिजनेस खुलना शुरू हो जाएंगे उस जैसे, लेकिन कामयाब होते हैं नहीं अलग बात है। लेकिन जो आसपास दूसरे बिजनेस खुले हैं, ये क्या देख के खुले हैं, प्रॉफिट्स देख के खुले हैं। तो
अब जरा समझिएगा, सिचुएशन समझिएगा। जब परफेक्ट कंपटीशन में शॉर्ट रन में फर्म्स क्या अर्न कर रही होती हैं? जब परफेक्ट कंपटीशन में शॉर्ट रन में फर्म्स क्या अर्न कर रही होती हैं? सुपर नॉर्मल प्रॉफिट्स। तो इन सुपर नॉर्मल प्रॉफिट्स को देखकर और बहुत सारे लोग अट्रैक्ट होते हैं और वो मार्केट में एंटर हो जाते हैं। यस और नो? तो जब मार्केट में और लोग एंटर होंगे तो उससे क्या होगा? मार्केट में सप्लाई इंक्रीज हो जाएगी या डिक्रीज हो जाएगी? इंक्रीज हो जाएगी। जबरदस्त, बेहतरीन। तो सप्लाई इंक्रीज होने से प्राइस नीचे आएगी या प्राइस ऊपर जाएगी? प्राइस नीचे आएगी। प्राइस नीचे आने से प्रॉफिटेबिलिटी कम हो जाएगी या इंक्रीज हो जाएगी? कम हो जाएगी। तो यहां तक के लोग आते रहेंगे मार्केट में और प्राइस नीचे नीचे आती रहेगी, यहां तक के वो आपका प्रॉफिट सुपर नॉर्मल से नॉर्मल होगा और नॉर्मल से सब नॉर्मल हो जाएगा। और जब आप उनका लॉन्ग रन इफेक्ट लेंगे, लॉन्ग रन इफेक्ट, तो बेटा वो लॉन्ग रन इफेक्ट जो होगा वो नॉर्मल प्रॉफिट के बराबर होगा। फिर ये साइकिल चलता रहेगा। कैसे? अब जब जब आप लॉसेस में आ गए तो बहुत सारे लोग अब मार्केट छोड़ के जाएंगे, बहुत सारे लोग शट डाउन करेंगे। जब बहुत सारे लोग शट डाउन करेंगे तो सप्लाई में क्या होगा? कमी आएगी। सप्लाई में कमी आने से क्या होगा? प्राइस लेवल इंक्रीज होगा। प्राइस लेवल इंक्रीज होने से क्या होगा? प्रॉफिटेबिलिटी में क्या हो जाएगा? इजाफा हो जाएगा। और दोबारा आपका सब नॉर्मल प्रॉफिट नॉर्मल बनेगा और नॉर्मल से फिर क्या बनेगा? सुपर नॉर्मल बनेगा। फिर इसका लॉन्ग रन इफेक्ट क्या देखने को मिलेगा आपको? नॉर्मल प्रॉफिट। तो ये काम किसी एक पीरियड में नहीं हो रहा। किसी एक पीरियड में लॉस है, किसी एक पीरियड में नॉर्मल प्रॉफिट है, किसी एक पीरियड में क्या है? ऐसा है कि नहीं? तो ये स्टेटमेंट अगर एक्सप्लेनेशन आती है ना आपको, एग्जामिनर बोलता है इसको एक्सप्लेन करो, किस बात को, कि क्यों लॉन्ग रन में फर्म जो है वो नॉर्मल प्रॉफिट अर्न करती है, तो इसके पीछे आपको ये मैंने अभी बात बताई, ये ऐड करनी पड़ेगी आपको बात। तो उम्मीद करता हूं बात समझ में आई होगी और मैं उम्मीद करूंगा पहले आप इस डायग्राम को ओपी प्राइस, ओएम आउटपुट, ये सब कुछ आप लिखेंगे, उसके बाद अब ये लाइन एक्सप्लेनेशन में ऐड करेंगे। कोशिश कीजिएगा, ना हो तो फिर बताइएगा मुझे, मैं आपको इसको ऐड करवा दूंगा। ठीक है, तो आज तक इतना ही। अगली क्लास में हम इम्परफेक्ट कॉम्पिटिशन में बात करेंगे इंशाल्लाह। जल्दी कोशिश करते हैं कि टॉपिक हमारा क्लोज हो, पर हम मैक्रो इकोनॉमिक्स की तरफ अपना सफर क्या करते हैं, शुरू करते हैं। ठीक है बेटा, यहाँ तक स्टॉप करेंगे, बाकी बात अगली क्लास में। अल्लाह हाफिज।